हर दिन। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि। बीज खरीद के लिए किसानों को 10,000 की मदद, किसानों के लिए एग्रो फंड बनाने, शहरी गरीबों के लिए 5 लाख और ग्रामीण गरीबों के लिए 10 लाख घर सहित कई बड़े वायदे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बेंगलुरु में किया रोड शो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तुमकुरू और हावेरी जिलों में किया रोड शो। राहुल गांधी ने तुमकुरू में जनसभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार ने 14 पाकिस्तानी मैसेंजर ऐप को किया बैन। बताया जा रहा है कि आतंकी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने और उसे प्रचारित करने के लिए करते थे इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद इन मैसेंजर ऐप को किया बैन। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। पार्टी का केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का है आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। पोर्ट सूडान में फंसे भारतीयों का 17वां जत्था वायुसेना के विमान से जेद्दा के लिए रवाना। 135 यात्री हैं सवार। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,87,000 करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी राजस्व संग्रह। अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व का हुआ संग्रह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना दृष्टि पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद थे। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र को प्रजा ध्वनि नाम दिया है। दृष्टि पत्र में भाजपा ने कई वादे किए हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया गया है। दृष्टि पत्र में कहा गया है कि बीपीएल परिवार को हर साल उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती, गुणवत्ता वाला और स्वस्थ भोजन देने के लिए अटल आहार केंद्र खोला जाएगा। पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न, श्री धन्य राशन किट मुहैया कराई जाएगी। दृष्टि पत्र में कहा गया है कि बेघरों के लिए 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। एससी एसटी घरों की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की एफडी करने का वादा किया गया है। सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी। दृष्टि पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपये देने का वादा किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा काफी मेहनत और दृढ़ता से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से लगभग 6 विषयों पर केंद्रित है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार किया। अमित शाह आज एक के बाद एक राज्य में 3 रोड शो कर चुके हैं। उन्होंने जहां तुमकुरू के गुब्बी में चन्न बसेश्वर मंदिर से लेकर सरकारी अस्पताल तक रोड शो किया, वहीं तुमकुरू के ही तिप्तूर में आईबी सर्कल से पाई होटल तक रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। अमित शाह के तुमकुरू में हुए रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद उन्होंने हावेरी जिले में सिटी बस स्टैंड से संगम सर्किल तक रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो को भाजपा उम्मीदवारों को बढ़ावा देने और जीत सुनिश्चित करने के लिहाज से देखा जा रहा है। और वहीं कर्नाटक में असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने बेंगलुरु में रहने वाले पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों से बातचीत की। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री ने तुमकुरू के कोराटागेरे में आज एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुमकुरू में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम जनता के हित में काम करने का होता है। कांग्रेस पार्टी कल सुबह 9 बजे कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। पोर्ट सूडान से वायुसेना का विमान 135 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ। वायुसेना के C-130J विमान के जरिए फंसे भारतीयों के 17वें जत्थे को पोर्ट सूडान से जेद्दा लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। सूडान में हिंसा का दौर जारी है, ऐसे में भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल रहा है। इसके लिए ही ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी के निमंत्रण पर मालदीव पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मालदीव पहुंचने की तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यूनाइटेड किंगडम के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। ब्रिटेन में जितेंद्र सिंह ने लंदन में जम्मू कश्मीर पर आधारित सोशल ग्रुप और छात्रों से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। ये छात्र और ग्रुप जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के लंदन स्थित सेंट्रल ब्रांच के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लंदन स्थित सेंट्रल ब्रांच का एक कार्यालय राजधानी दिल्ली में स्थित है। जम्मू कश्मीर के डोगरा संगठन और कश्मीरी पंडित समाज से जुड़े नामचीन हस्तियां भी बैठक के दौरान उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिकता के संवैधानिक अधिकार और संपत्ति के मालिक होने से वंचित बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों और जम्मू कश्मीर की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी आज श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वायुसेना प्रमुख का श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख सहित श्रीलंका के कमांडरों से मिलने का कार्यक्रम है। वायुसेना प्रमुख श्रीलंका वायुसेना के कमांडर एयर मार्शल SK पाथिराना के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वायुसेना प्रमुख नेशनल डिफेंस कॉलेज श्रीलंका के छात्र अधिकारियों के साथ भी बातचीत करने के साथ साथ श्रीलंकाई वायुसेना अकादमी का दौरा करेंगे।
CAS की यात्रा से दोनों देशों के बीच मौजूदा पेशेवर संबंधों और आपसी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ईरान के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल ने आज ईरान की राजधानी तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष रियल एडमिरल अली शामखानी, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों की गूंज अब दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही है। अपनी मातृभूमि से 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की 12.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री कुमार जगन्नाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मॉरिशस की मराठी मंडली फेडरेशन की टीम धन्यवाद और सराहना की पात्र है। उनके अथक परिश्रम के कारण ही ये कार्य संभव हो पाया है। सबसे खास बात यह है कि मॉरिशस में बड़ी तादाद में मराठी लोग रहते हैं। इन सभी ने मिलकर 1 मई 1960 को मराठी मंडली फेडरेशन की स्थापना की थी। यहां मराठी त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये देखकर हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की गूंज पूरी दुनिया भर में सुनाई पड़ती है। प्रधानमंत्री कुमार जगन्नाथ की गरिमामयी उपस्थिति ने इस मौके को और भी खास बना दिया, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। लुधियाना गैस रिसाव मामले में लुधियाना वेस्ट की SDM स्वाति तिवाना का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हम हर 2 घंटे में गैस के स्तर की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक तकनीकी टीम बनाई गई है जो यहां उद्योगों के सभी कचरे के निस्तारण की जांच करेगी। स्थिति जी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम एवरी 2 आवर्स जो हैं हम गैस लेवल्स जो है वो देख रहे हैं कि सीवेज सिस्टम में कितना गैस लेवल मेंटेन हो रहा है और एम्बियंट गैस लेवल कितना, गैसेस का क्या कंटेंट है और क्या उनका लेवल है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है टीम्स बनाई, टेक्निकल टीम्स बनाई जा रही हैं जो इस रोड पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट है उसका क्या कंटेंट है, कहाँ पर वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कहाँ पर वो जा रहा है, इसके बारे में वो पड़ताल। CCTV फुटेज जो है वो ली गई है, उसकी एग्जामिनेशन चल रही है। बट लास्ट आई वुड से कि 12-13 आवर्स प्रायर टू दिस इंसिडेंट वहां पे कोई ऐसा सबूत हमें मिला नहीं कि किसी ने यहाँ पे डंप किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लुधियाना हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा है कि लुधियाना में गैस रिसाव के कारण हुई त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। दरअसल रविवार सुबह 7 बजे ग्यासपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के निकट सुआ रोड पर सीवर से निकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से 11 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। गैस के कारण बेहोश हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार फरीद ज़कारिया हाल ही में भारत से लौटे हैं। फरीद भारत से लौटने के बाद यहां हो रही आर्थिक तरक्की से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि जहां अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया में आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वहीं भारत में आशावाद की एक लहर नजर आती है। फरीद ज़कारिया ने कहा कि अमेरिका और यूरोप जहां महंगाई और मंदी की वजह से परेशान हैं, तो वहीं भारत में आर्थिक स्तर पर जो क्रांति आ रही है वो आगे का रास्ता आसान कर रही है। ज़कारिया ने उन 3 क्रांतियों का भी जिक्र किया है जिसकी वजह से देश तरक्की पर है। उन्होंने 3 क्रांतियों में पहली क्रांति आधार को बताया। उन्होंने आधार कार्ड को क्रांति करार दिया है और कहा है कि आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय को एक अद्वितीय 12 अंकीय ID नंबर देता है जो उंगलियों के निशान या आंख की पुतली द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
और आधार कार्ड के जरिए फौरन बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को कम करने में आधार ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। आधार के अलावा उन्होंने जियो को भारत में इंटरनेट क्रांति लाने का अगुवा बताया है। उन्होंने रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी की दूरसंचार सेवा के माध्यम से स्मार्टफोन और टैरिफ योजनाओं की सस्ती पेशकश का जिक्र किया है और कहा है कि अब भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2015 में जो भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में 122वें स्थान पर था, वो अब अमेरिका और चीन को संयुक्त रूप से मिलाकर जितना डेटा होता है उतने डेटा का अकेले इस्तेमाल कर रहा है। फरीद ज़कारिया ने इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भारत की तीसरी क्रांति करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में सड़कों, हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशनों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में काफी खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से सरकारी पूंजीगत व्यय 5 गुना बढ़ गया है और राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत निर्माण मोटे तौर पर 2 गुना हो गया है। वहीं बंदरगाहों की क्षमता और हवाई अड्डों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ये 3 क्रांतियां भारत को सही मायने में बदल सकती हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सुआर विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले मतदान को रोकने से मना किया। अब्दुल्ला को एक मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद वो सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने अपनी अयोग्यता पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन चुनाव का परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी के साथ रह पाने की कोई संभावना न बची हो, तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हुए जरूरी वेटिंग पीरियड से छूट दे सकता है। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की तलाक को लेकर सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट्स एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन पर खर्च हुए पैसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पार्टी पर हमला कर रही है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पास आज भाजपा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020-2022 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आने वाले दिनों में अल्ट्रासाउंड के लिए लगने वाली लाइन से लोगों को निजात मिलेगी। अब अल्ट्रासाउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। इससे कम समय में अल्ट्रासाउंड होगा। गोवा में हुए G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में एक ऐसे ही अल्ट्रासाउंड और टेली आईसीयू को शोकेस किया गया था। अस्पतालों में लंबी क्यू लगी हुई है। आप कहीं भी जाइए, सरकारी अस्पताल हो, एम्स हो या बाकी दूसरे अस्पतालों में, तो उस क्यू को, उस लाइन को कैसे कम करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं आज, दैट हमारे पास ट्रेंड सोनोग्राफर्स हैं बट कम तादाद में है। ओके, सब जगह पे आपको वो स्किल सेट नहीं मिलता है। तो उस समय क्या कर सकते हैं? तो एआई का प्रयोग करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम लगता है एक स्कैन करने के लिए, आज 30 से 40 मिनट लग सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन के समय, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। और जो स्कैन जो सिर्फ विशिष्ट
हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कैसे हो सकता है, जहाँ पे स्किल इतना उपलब्ध ना हो, सो उनको इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, उस दिशा में हमने ये कैसे काम करता है। ये बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे कुछ कार्टून्स दिखाए जाते हैं। ओके, उसमें से जो यूज़र होता है, जो सोनोग्राफर होता है, उनको कुछ ये चित्र पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद उनको वो गाइड किया जाता है। एआई सोनोग्राफर को गाइड करता है कि अभी आप क्या देख रहे हो, ओके, आपको आगे क्या करना चाहिए। और जब कोई एक स्क्रीन पे एक पिक्चर आता है, उसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो आइडेंटिफाई करता है। सो इससे उनको एक मार्गदर्शन मिलता है और उनकी पूरी स्कैन काफ़ी इजी हो जाती है। सो इस तरीके से ये काम करता है। और ये देखिए एक टेली आईसीयू है, और टेली आईसीयू किस तरीके से काम करता है। पेशेंट मान लीजिए सिटी से 200-400 किलोमीटर दूर है, अगर उनको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो उनको होगा कि सिटी में आना पड़ेगा। तो विद द सॉल्यूशन डॉक्टर जो कि सिटी में बैठे हैं, एंड वी कॉल इट लाइक सेंट्रल सिटी कमांड सेंटर और टेली आईसीयू एज अ मॉडल। सो डॉक्टर उनके डेटा रियल टाइम में अपने हॉस्पिटल में जो सिटी में बैठकर उनको वो दिखाई देता है कि वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो डिवाइस ऑटोमेटिक कैप्चर कर रही है, एंड ऐसे हमको पर मिनट उनका वाइटल्स एवरी हिस्ट्री आते रहती है यहाँ पर। तो यहाँ से दे डू काइंड ऑफ कंसल्टेशन फॉर द पेशेंट। अब इसमें बेनिफिट पेशेंट का बहुत ज़्यादा होता है, रीज़न के पेशेंट को 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आना नहीं पड़ेगा। किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन भारत दे रहा है, और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हेल्थ सेक्टर में बदलाव होगा। जो समय लग रहा है अभी अल्ट्रासाउंड कराने में या बाकी चीज़ों में, उसमें बचत आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में अल्ट्रासाउंड या बाकी जो कर पाएंगे, और ये एक तकनीक के जरिए हो पाएगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा। देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के चलने से दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह जल जमाव भी देखने को मिला। और इस सब के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने तेज बारिश का अलर्ट दे रखा है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में बारिश के साथ मौसम में बदलाव होने के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आए बदलाव के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मई के महीने में फरवरी जैसा मौसम का एहसास बारिश के चलते हो रहा है। क्या है मौसम में बदलाव की वजह और क्या रहेगा भविष्य में मौसम का सूरत हाल, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सर, अगर बात करें, अमूमन गर्मी आ जाती है मई के महीने में, चिलचिलाती धूप रहती है, लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है, क्या वजह है इसकी? देश के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और ये स्थिति अगले 2 दिन के लिए जारी रहेगा। अधिकांश राज्यों में सिर्फ कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ के रेन या थंडरस्टॉर्म हो सकता है, इसके साथ साथ लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाका में भी हेलस्टॉर्म होने का उम्मीद किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर जा रहा है और इसके प्रभाव में अरेबियन सी से मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है और एक विंड कन्वर्जेंस लाइन एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक। सो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर आ रहे हैं, इसलिए अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है बहुत फेवरेबल है। मौसम में बदलाव की वजह है, मुख्य वजह क्या है और कौन कौन से, अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो कौन कौन से इलाके जहां बारिश होनी है अगले 2 दिन में और कौन से इलाके जहां अभी इसका असर नहीं है? लगभग सभी राज्यों में हम वार्निंग दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है, और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के ऊपर। और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस बारिश का खेती और किसानी से कितना संदर्भ है, फायदा और नफा नुकसान दोनों के संदर्भ में? जो अभी बारिश हो रहा है, जैसे पेनिनसुलर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में या सोइंग वगैरह के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, जो ड्राई एरिया में सोइंग करते हैं मई महीने में। जैसे अक्षय तृतीया अभी चला गया, अक्षय तृतीया के दिन में बहुत सारे इलाके में सोइंग शुरू होता है, इसलिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मगर जो हेलस्टॉर्म वगैरह हो रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग विंड हो रहा है, जो अभी स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जिनका मानना है कि राजधानी दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में अगले 2 दिन में न केवल बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी, बल्कि तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं भी बनी रहेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का कर संग्रह का सर्वाधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए का रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए का रहा था। यानी एक साल पहले के मुकाबले इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।